हेलो एवरीवन, सीएल कैरियर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, नीट फिजिक्स पीवाईक्यू सीरीज में आज हम आपके लिए चैप्टर लेकर आए हैं ग्रेविटेशन पर बेस्ड कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि नीट में पिछले 20 से 30 सालों में पूछे गए क्वेश्चंस में से सिलेक्टेड है, उनको आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं और इन क्वेश्चंस के जरिए आपका कंप्लीट चैप्टर आपके लिए तैयार हो जाएगा और आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, यही थॉट है जिसके साथ हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। देखिएगा पहले क्वेश्चन में क्या गिवन है। देखो गिवन है द काइनेटिक एनर्जीज ऑफ अ प्लैनेट इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट अबाउट द सन एट पोजीशंस A, B and C are K, KB and KC. AC is the major axis and SB is perpendicular to AC at the position of the sun as shown in the figure. देखिए रीड किया हमने क्वेश्चन को, लेकिन इसमें कहा क्या गया है मैं एक बार आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। आप देखेंगे यहां पर आपको एक इलिप्टिकल ऑर्बिट गिवन है, किसी प्लेनेट का इलिप्टिकल ऑर्बिट गिवन है। यहां पर 3 पोजीशंस गिवन है। देखो पॉइंट ए ये नियरेस्ट पॉइंट होता है, ठीक है। पॉइंट सी फारदेस्ट पॉइंट होता है और ये जो बी कोई भी पॉइंट लिया है, एनी पॉइंट वी हैव बीन चूज हियर। ओके, अब आप देखो जो ए पॉइंट है उसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पेरिहीलियन, ठीक है। और जो सी पॉइंट है, ये जो फारदेस्ट पॉइंट है, इसको हम बोलते हैं एफिलियन, ठीक है। और हमसे ये पूछा गया है कि काइनेटिक एनर्जी किस पॉइंट पर कम या ज्यादा होगी, ठीक है। अब देखिए हमें एक बात याद रखनी है यहां पर कि यहां पर एंगुलर मोमेंटम ऑफ द प्लेनेट इन ऑर्बिट वो कांस्टेंट रहता है। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है mvr, तो mvr इक्वल्स टू कांस्टेंट, ठीक है। अब क्योंकि mvr इक्वल्स टू कांस्टेंट, तो यहां से हम कंक्लूड कर सकते हैं v इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। r क्या होता है? r होता है प्लेनेट का डिस्टेंस सन से, एवरेज डिस्टेंस होता है बेसिकली, ठीक है। अब आप देख सकते हैं इस रूल के अकॉर्डिंग आप पाएंगे कि जहां डिस्टेंस ज्यादा होगी वहां पर स्पीड क्या होगी? कम। तो आप खुद सोच सकते हैं कि सी पॉइंट सबसे फारदेस्ट है, तो वहां पर प्लेनेट का जो स्पीड है वो सबसे कम रहेगा, सबसे लेसर, ठीक है ना, सबसे कम रहेगा। और ए पॉइंट पर स्पीड क्या होगी? सबसे ज्यादा, वी मोर, ठीक है। अच्छा, और बी पॉइंट पर इन दोनों के बीच में कुछ वैल्यू रहेगी, ठीक है। अब क्योंकि स्पीड सी पॉइंट पर सबसे कम है, तो काइनेटिक एनर्जी भी सी पॉइंट पर सबसे कम होगी। तो आप लिख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट सी इज लेस देन द काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी एंड इट इज लेस देन द काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए। तो आप देख सकते हैं ए पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा और सी पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी सबसे कम है, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? तो आप खुद देख सकते हैं कि यहां पर ये जो बी पॉइंट है, बी ऑप्शन है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख, अगला सवाल क्या कहता है? अ प्लैनेट मूविंग अलोंग एन इलिप्टिकल ऑर्बिट is closest to the sun at a distance r1 and farthest away at a distance of r2. If v1 and v2 are the linear velocities at these points, then the ratio v1 upon v2. देखो क्वेश्चन में फिर से वही गिवन है, इलिप्टिकल ऑर्बिट है और इसमें 2 पॉइंट लिए गए हैं, एक नियरेस्ट पॉइंट, एक फारदेस्ट पॉइंट, ठीक है। नियरेस्ट पॉइंट और फारदेस्ट पॉइंट का डिस्टेंस गिवन है और वहां पर स्पीड्स गिवन है। पूछा स्पीड्स का रेशियो क्या होगा? सिंपली हमें ध्यान रखना होगा कि जैसे ये इलिप्टिकल ऑर्बिट है, इस इलिप्स के किसी एक फोकस पर सन बैठा है, ठीक, और प्लेनेट रिवॉल्व कर रहा है इसके चारों तरफ, ठीक है। ये मान ले डिस्टेंस है, आप देखिए क्लोजेस्ट जो पॉइंट है उसका डिस्टेंस है r1, ठीक है, और जो फारदेस्ट पॉइंट है उसका डिस्टेंस है r2। r1 पॉइंट पर, r1 जो डिस्टेंस है उस पॉइंट पर वेलोसिटी मान लेते हैं, गिवन है वैसे तो v1, और फारदेस्ट पॉइंट पर स्पीड है, वेलोसिटी है v2। हमसे पूछा है कि v1 अपॉन v2 क्या होगा, तो हमें पता है कि स्पीड ऑफ द प्लेनेट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। तो जहां अब क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इसलिए v1 अपॉन v2 लिखेंगे तो ये आएगा r2 अपॉन r1, सीधे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा,
क्लियर है? चल नेक्स्ट अगला सवाल देखो, क्वेश्चन रीड करते हैं बेटा। द फिगर शोन elliptical orbit of a planet in planet M about the sun S, ठीक है। The shaded area SCD is twice the shaded area SAB. If T1 is the time for the planet to move from C to D and T2 is the time to move from A to B, then आप देखिए फिर से वही क्वेश्चन है, वैसा ही क्वेश्चन है एलिप्स का, ठीक है। तो यहां पर हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, देखो कुछ गिवन है अपने को कि यहां दो डिफरेंट एरिया गिवन है, ठीक है। जो फर्स्ट एरिया है वो कहां पर है, मान लो कि ये जो स्मॉलर वन एरिया है ये है SAB, SAB, SAB एरिया SAB, SAB। और ये देखिए जो दूसरा एरिया है SCD, SCD, SCD। तो यहां पर हमें इनमें रिलेशन गिवन है, क्या रिलेशन है, शेडेड एरिया SCD इज ट्वाइस है, तो ASCD एरिया ASCD इज ट्वाइस ऑफ एरिया SAB। क्लियर है? चल इतनी बात अपने को क्लियर हो जानी चाहिए कि ये तो क्वेश्चन में ही गिवन है। अब अपने से पूछा क्या है, मान ले कि ये बोल रहा है A से B तक, ये जा रहा है कहां से कहां तक, A से B तक, A से B तक जाने में, A से B तक जाने में टाइम लग रहा है T2, A से B तक जाने में टाइम क्या लग रहा है, T2 लग रहा है, T2, ओके। और C से D तक जाने में, C से D तक जाने में टाइम लग रहा है T1, और हमसे T2 और T1 के बीच रिलेशन पूछा गया है। तो हमें ध्यान रखना होगा, यहां पर लॉज ऑफ एरिया हम यूज करेंगे, और लॉ ये कहता है कि एरियल स्पीड ऑफ द प्लेनेट वो कांस्टेंट रहती है, मतलब कि गिवन इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल एरिया ट्रेवल स्वीप करेगी कौन सी लाइन, जो प्लेनेट और सन को ज्वाइन करती है। तो यहां पर dA/dt एरियल स्पीड कांस्टेंट रहेगी, यानी कि dA/dt विल बी कांस्टेंट, और dA/dt कांस्टेंट है, इसका मतलब है कि एरिया एट SAB, ओके, डिवाइडेड बाय टाइम एट SAB जो कि है T2 इज इक्वल्स टू एरिया एट SCD डिवाइडेड बाय टाइम एट SCD विच इज गिवन T1। यहां पर हमें पता है SCD का एरिया SAB से डबल है, तो यहां हम लिख पाएंगे एरिया SAB डिवाइडेड बाय T2 इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एरिया SAB। तो मैंने क्या करा, SCD का वैल्यू रख दिया, SCD के एरिया का वैल्यू मैंने SAB के एरिया के फॉर्म में लिख दिया। आई होप आप मेरी बात समझ गए होंगे, ओके। और T1 ये कैंसिल हो गया, तो यहां से देखिए आके आ गया अपने पास में, यहां आ गया T1 इज इक्वल्स टू, देखो T1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो T1 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 2T2, T1 इज इक्वल्स टू 2T2, T1 इज इक्वल्स टू 2T2, यही हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चल अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट देखो, लॉ ऑफ टाइम पीरियड का क्वेश्चन है, क्या गिवन है, द डिस्टेंस ऑफ टू प्लेनेट फ्रॉम द सन आर 10 to the power 13 मीटर एंड 10 to the power 12 मीटर रेस्पेक्टिवली, द रेशियो ऑफ टाइम पीरियड्स ऑफ द प्लेनेट इज। तो हमारे पास लॉ ये है कि टाइम पीरियड्स का स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एवरेज डिस्टेंस का क्यूब, टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब, या आर क्यूब भी लिख सकते हो, ओके। और क्योंकि प्रोपोर्शनल है तो हम यहाँ पर ये इक्वेशन बना सकते हैं, T1/T2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू A1/A2 होल क्यूब। क्लियर है? अच्छा, तो T1/T2 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू A1A2 का वैल्यू गिवन है जो कि कितना है, 10 to the power 13 डिवाइडेड बाय 10 to the power 12 और रेज़ टू पावर 3, ये कट जाएगा, 10 की पावर 3 बनेगा। तो T1/T2 इक्वल्स टू 10, और ये जो स्क्वायर इधर से हटाएंगे तो इधर 10 पर पावर क्या जाएगा, 3/2, जिसे हम लिख सकते हैं 10√10। तो बी ऑप्शन अगेन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, बी ऑप्शन 10√10। नेक्स्ट बेटा, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फटाफट से क्वेश्चंस सॉल्व करने, क्योंकि काफी सारे क्वेश्चंस है और टाइम लिमिट है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है,
अ प्लेनेट इज मूविंग इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट अराउंड द सन। देखो फिर से वही प्लेनेटरी मोशन का ही क्वेश्चन है, ठीक है, प्लेनेटरी मोशन का क्वेश्चन है। और इसमें गिवन क्या है फर्दर, टी, वी, ई एंड एल आर काइनेटिक एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम अबाउट द सेंटर ऑफ फोर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो देखो जब प्लेनेटरी मोशन होती है तो टी, वी, ई और एल का रिलेशन क्या रहेगा वो हमें देखना है। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन में क्या गिवन है, टी इज कंजर्व्ड, काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड। तो आपको ध्यान होना चाहिए कि काइनेटिक एनर्जी नियरेस्ट पॉइंट पर मैक्सिमम होती है और फारदेस्ट पॉइंट पर, फार अवे पॉइंट पर क्या होता है, स्मॉलेस्ट होती है। तो ऑब्वियस सी बात है काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती, वो चेंज होती रहती है। तो ये वाले स्टेटमेंट तो ठीक नहीं है। हमसे पूछा करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, तो ए ऑप्शन तो करेक्ट नहीं है क्योंकि काइनेटिक एनर्जी वेरी करती है। पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो ध्यान रखना कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो पॉजिटिव नहीं होती बल्कि नेगेटिव होती है प्लेनेट की। तो ये वाली बात भी सही नहीं है। बी जो ऑप्शन है ये वाला भी गलत है, बी ऑप्शन भी गलत है, ठीक है। और सी ऑप्शन में क्या लिखा है, ई इज ऑलवेज नेगेटिव। तो ध्यान रखना जो प्लेनेट की जो एनर्जी है, टोटल एनर्जी, वो नेगेटिव साइन रखती है। और टोटल एनर्जी नेगेटिव साइन रखती है, इसका ये मतलब है कि प्लेनेट सन के साथ बाउंड है, और ऐसा होता भी है। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है कि टोटल एनर्जी इज ऑलवेज नेगेटिव। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट हो गया, टोटल एनर्जी इज ऑलवेज नेगेटिव। एल या डी ऑप्शन को देख लेते हैं, एल इज कंजर्व्ड बट डायरेक्शन ऑफ वेक्टर एल चेंजेस कंटिन्यूअसली। तो ध्यान रखना कि प्लेनेटरी मोशन में एंगुलर मोमेंटम चेंज नहीं रहता, वो कांस्टेंट होता है, उसकी डायरेक्शन भी कांस्टेंट ही रहती है। तो डी ऑप्शन गलत हो गया क्योंकि इसमें डायरेक्शन चेंज हो रही है, ऐसा बोला है उसने। नेक्स्ट ये देखो अगला सवाल क्या कहता है, द लार्जेस्ट एंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन आर R1 एंड R2। इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सन व्हेन इट इज एट परपेंडिकुलर टू द मेजर एक्सिस ऑफ द ऑर्बिट ड्रॉन फ्रॉम द सन इज। देखिए एक अच्छा क्वेश्चन है, मतलब करना चाहिए। देखो ये मान ले इलिप्स है, ठीक है, और इस इलिप्स के किसी एक फोकस पर सन प्लेस्ड है, ठीक, और यहां पर जो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस है वो है R1 और लार्जेस्ट डिस्टेंस है R2, ठीक, और परपेंडिकुलर टू मेजर एक्सिस पर एक डिस्टेंस है कैपिटल R और वहां प्लेनेट है मान ले। तो कैपिटल R, स्मॉल R1 और R2 के बीच क्या रिलेशन होता है, तो इलिप्स का एक प्रॉपर्टी है जो मैं डायरेक्टली यूज करता हूं कि ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है कैपिटल R, तो 2 डिवाइड बाय कैपिटल R इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2। देखिए आप नीट का एग्जाम यदि सॉल्व कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि नीट में मैथमेटिक्स की बहुत सारी चीजें आती नहीं है। तो ये प्रॉपर्टी कैसे आई इसके पीछे अपने को जाने की जरूरत नहीं है, बस डायरेक्ट ये एक रेयरली कभी इलिप्स की कोई प्रॉपर्टी यूज होती है तो डायरेक्ट आप याद रख सकते हो इस चीज को, ठीक। तो यहां से आएगा 2 डिवाइड बाय R इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 डिवाइड बाय R1 इंटू R2, ठीक। तो यहां से R की जो वैल्यू आ जाएगी वो आएगी 2R1 इंटू R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देख सकते हैं यहां पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चल नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन देखो क्या गिवन है, 2 astronauts are floating in gravitational free space after having lost contact with their spaceship. The two will, देखो क्वेश्चन को आप समझिए कि स्पेसशिप से 2 एस्ट्रोनॉट क्या कर गए, अपना कांटेक्ट खो गए, ठीक है, और अब ऐसे स्पेस में उन्होंने कांटेक्ट खोया जहां पर ग्रेविटी नहीं है, यानी कि वहां पर कोई ग्रेविटेशनल फील्ड प्रेजेंट नहीं है। 2 एस्ट्रोनॉट्स हैं। अब हमसे ये पूछा है कि वो एस्ट्रोनॉट्स क्या, द टू विल ऑप्शन गिवन है, मूव टुवर्ड्स ईच अदर, मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, विल बिकम स्टेशनरी, कीप फ्लोटिंग। मतलब कि ग्रेविटी फ्री स्पेस में है और
यदि उनको इस तरह छोड़ दिया जाए, उन्होंने कांटेक्ट खो दिया, तो अब वो क्या क्या करेंगे, मतलब कैसा मोशन में रहेंगे, वो हमसे पूछा गया है। तो ध्यान रखना, ग्रेविटी फ्री स्पेस में यहां पर आप देखेंगे कि मान ले दोनों एस्ट्रोनॉट्स का मास है m1 और m2, उनके बीच में कोई डिस्टेंस है r, तो हमें पता है कि उनके बीच ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स काम करेगा Gm1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो क्योंकि यहां पर इन दोनों के बीच ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करेगा और ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये एक दूसरे की तरफ मूव करेंगे, तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा, मूव टुवर्ड्स ईच अदर। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, क्यों मूव करेंगे टुवर्ड्स ईच अदर, क्योंकि वहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम एक्ट कर रहा है। क्लियर है? चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो गिवन क्या है, Kepler's third law states that square of period of revolution capital T of a planet around the sun is proportional to third power of average distance r between sun and planet, that is t square equals to k r cube। मतलब जो यहां तक का स्टेटमेंट गिवन है ना, ये केपलर का थर्ड लॉ है और ये हमें पता है, तो अपने को इसमें ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं है। इक्वेशन लिख लेते हैं जो गिवन है, टी स्क्वायर इक्वल्स टू के आर क्यूब। चल ठीक है, इक्वेशन 1। ओके, इफ द मासेज ऑफ सन एंड प्लेनेट आर कैपिटल M एंड स्मॉल m रेस्पेक्टिवली, then as per Newton's law of gravitational force of attraction between them is F equals to G m small m upon r square। okay, the relation between G and K is described as। तो देख, एक दूसरा अपने को न्यूटन्स लॉ गिवन है, वहां से हम F लिख सकते हैं, F equals to G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन 2। हमसे ये पूछा है कि कैपिटल G और K जो कांस्टेंट यहां पर लिखा हुआ है, उनके बीच क्या रिलेशन होगा। तो देखिए, क्योंकि जो प्लेनेट है वो सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, सर्कुलर पाथ में है। कैसा पाथ है? रिवॉल्विंग अराउंड सन, रिवॉल्विंग अराउंड सन। देखो वैसे कैसा ऑर्बिट होता है, एलिप्टिकल ऑर्बिट होता है, तो जब भी इस तरह कर्व्ड पाथ होता है तो ऑब्वियस सी बात है कि सेंट्रीपिटल फोर्स वहां पर एक्ट करेगा। तो यह सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कौन करता है, तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है यही प्लेनेट का सेंट्रीपिटल फोर्स बनता है। तो मैं यहां पर लिखूंगा G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r स्क्वायर इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स mv स्क्वायर अपॉन r। तो r से r यहां पर कैंसिल हो जाएगा एक, और m से mv कैंसिल हो जाएगा, v स्क्वायर आ गया हमारे पास क्या, gm अपॉन स्मॉल r। इक्वेशन नंबर 3 लेट अस सपोज। ठीक है, अच्छा, टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है t इज इक्वल टू 2 पाई r अपॉन v। ओके, t इज इक्वल टू 2 पाई r अपॉन v। तो यहां से हम v निकाल सकते हैं, वो आएगा 2 पाई r अपॉन t। ठीक, ये v का वैल्यू इक्वेशन 3 में हम पुट कर देंगे, तो ये बनेगा 4 पाई r स्क्वायर डिवाइड बाय t स्क्वायर इज इक्वल टू gm अपॉन r। ठीक है, अब देख लेंगे हम लोग, फर्दर इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो t की जगह हम वैल्यू, v की जगह हमने वैल्यू पुट करी 2 पाई r। ओके, और देखिए एक चीज और है, t स्क्वायर का भी वैल्यू मैं यहां पे रख लेता हूं, 4 पाई r स्क्वायर डिवाइड बाय k r क्यूब। ओके, gm अपॉन r। तो यहां से r स्क्वायर से r क्यूब को कट करेंगे, r बचेगा, r से r भी कट गया, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर इज इक्वल टू gm। 4 पाई स्क्वायर इज इक्वल टू gm k, सॉरी gm k। सॉल्व करेंगे, आप देख सकते हैं, आई होप आप बात समझ गए होंगे। ये k इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्लियर है, k इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, चलेगा। चलो, फिर भी डाउट हो तो पूछ लेना बेटा, इजी सा कंसेप्ट है। चल अगला प्रश्न देखो, डिपेंडेंस ऑफ इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ विद डिस्टेंस स्मॉल r फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ इज करेक्टली रिप्रेजेंटेड बाय। तो देखो हमें पता है कि इनसाइड जो है इलेक्ट्रिक जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r होती है, सरफेस पर मैक्सिमम होती है। ओके, और आउटसाइड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। तो यहाँ पे जो बेस्ट सूटेड ग्राफ होगा वो ये वाला ग्राफ होगा बी ऑप्शन में। ठीक है, आप देख सकते हैं, पहले स्ट्रेट लाइन आएगा, फिर मैक्सिमम और फिर डिक्लाइनिंग। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखो,
देख क्या गिवन है, two spheres of masses small m and capital M are situated in air and the gravitational force between them is F। चल ठीक है, एक स्फीयर है जिसका मास है m, दूसरे का कैपिटल M, उनके बीच में कुछ डिस्टेंस है, मान ले कि r, ठीक, और उनके बीच फोर्स लग रहा है F। F इज इक्वल टू G स्मॉल m कैपिटल M अपॉन R स्क्वायर। चल ठीक है, द स्पेस अराउंड द मासेज इज नाउ filled with a liquid of specific gravity 3, the gravitational force will now be। अब ये बोल रहा है कि इसके चारों तरफ इन मासेज के चारों तरफ हमने क्या करा, एक लिक्विड भर दिया, इनके चारों तरफ एक लिक्विड फिल कर दिया। अब बोल रहा है कि न्यू फोर्स क्या होगा, तो आप याद रखिएगा कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो मीडियम इंडिपेंडेंट होता है। मीडियम इंडिपेंडेंट होता है तो आप यदि m और कैपिटल M के अराउंड यदि आपने लिक्विड फिल भी कर दिया तो भी उनके बीच फोर्स सेम ही रहेगा, F फोर्स ही एक्ट करता रहेगा। क्लियर है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर B हो जाएगा। ठीक, चलो अगला सवाल देखो, ये देखो क्या गिवन है, द ग्रेविटेशनल फोर्स इज रिक्वायर्ड फॉर। तो देखो यहां पर कुछ ऑप्शन गिवन है, स्टीयरिंग ऑफ लिक्विड, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। देखो हीट ट्रांसफर के 3 मोड्स होते हैं, ठीक है, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। कंडक्शन में क्या होता है, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट के जरिए मॉलिक्यूल वाइब्रेट करते हैं और हीट को आगे ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। कन्वेक्शन में क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल हीट सोर्स के कांटेक्ट में आता है वो हीट अप हो जाता है, उसकी डेंसिटी कम हो जाती है और फिर डेंसिटी डिफरेंस की वजह से वो ऊपर की तरफ उठता है और जो कोल्ड मॉलिक्यूल्स है वो नीचे की तरफ हॉट सोर्स की तरफ आने लगते हैं। तो यानी कि यहां पर मॉलिक्यूल्स का एक्चुअल मोशन होता है, ठीक। और थर्ड मोड है रेडिएशन। तो रेडिएशन में क्या होता है, हॉट बॉडी खुद ही रेडिएशन एमिट करने लग जाती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में। तो आप अच्छा, और फोर्थ ऑप्शन में स्टीयरिंग ऑफ लिक्विड, यानी लिक्विड का हिलना, ठीक। अब ये पूछा गया है इन चारों प्रोसेस में से किस प्रोसेस में ग्रेविटी की जरूरत पड़ेगी। तो आप ध्यान रखिएगा कि याद करिए कि कन्वेक्शन में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स का मोशन होता है ड्यू टू डेंसिटी डिफरेंस और ग्रेविटी। तो यहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स कहां पर रिक्वायर्ड होगा, कन्वेक्शन में रिक्वायर्ड होगा। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहां पे, ठीक है। आई होप आप बात समझे होंगे। चल अगला सवाल देख, अगले प्रश्न में क्या गिवन है पढ़िएगा। A body of weight 72 Newton moves from the surface of Earth at a height half of the radius of Earth. Then gravitational force exerted on it will be। देखो क्या गिवन है कि सरफेस पर वेट गिवन है और किसी हाइट पर जो कि रेडियस का हाफ है उस हाइट पर हमसे वेट पूछा गया है। सिंपल सी बात है, सरफेस पर वेट के लिए हम लिखेंगे mg और वो गिवन है 72 न्यूटन। वो कितना गिवन है, 72 न्यूटन, इक्वेशन 1। अच्छा हाइट पर चला गया तो हाइट पर जाने से जी चेंज हो जाएगा बेटा, जी चेंज हो जाएगा, mg डैश लिखूंगा। mg डैश क्या होगा, हाइट पर जाने पर फॉर्मूला होता है g अपॉन 1 प्लस h अपॉन r होल स्क्वायर। यहां पर मैं वैल्यू पुट करूंगा h की जगह, तो mg डिवाइडेड बाय 1 प्लस r बाई 2 अपॉन r एंड होल स्क्वायर। r से r क्या हो जाएगा, कैंसिल, 1/2 प्लस 1 तो ये हो जाएगा 3/2, उसका स्क्वायर 9/4 तो ये हो जाएगा 4/9 mg। और 4/9 mg यानी mg का वैल्यू है 72। 72 को 9 से कट करेंगे 8 टाइम्स और 8 4 जा 32 न्यूटन। तो r/2 हाइट पर वेट कितना हो जाएगा, यदि सरफेस पर 72 न्यूटन है तो r/2 हाइट पर वेट हो जाएगा 32 न्यूटन। ठीक है जी, तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करा, आंसर मिल गया। चल अगला सवाल देख, क्या गिवन है, रीड करते हैं क्वेश्चन को। Two particles of equal mass small m go around a circle of radius capital R under the action of their mutual gravitational attraction. The speed v of each particle is। देखो ये मान ले कि सर्कल है, ठीक है, और इस सर्कल पर दो पार्टिकल इस तरह से रिवॉल्व कर रहे हैं, सर्कुलर ट्रैक पर इस तरह से मूव कर रहे हैं। मान ले कि सर्कल का रेडियस है कैपिटल R, तो इन पार्टिकल्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, 2r हो जाएगा। ठीक,
अब क्योंकि ये सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहे हैं तो इनको जो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कहां से मिलेगा, इनके बीच के ग्रेविटेशनल फोर्स से। तो हम लिखेंगे mv² अपॉन कैपिटल R। m किसी भी एक पर सेंट्रीपिटल फोर्स कितना लगेगा, तो ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर। mv² अपॉन कैपिटल R इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द मासेज gm² डिवाइड बाय डिस्टेंस, तो 2r का होल स्क्वायर हो जाएगा। m से एक m कैंसिल हो जाएगा, v² इज इक्वल टू gm अपॉन 4r², और r से r कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से हमारे पास v आ जाएगा 1/2 gm डिवाइडेड बाय कैपिटल R। यही स्पीड होगी। तो देख लेते, करेक्ट ऑप्शन ये दिखाई दे रहा है, ए ऑप्शन। ठीक है, 1/2 रूट gm अपॉन कैपिटल R। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं। बेटा देखिएगा, देखो बच्चों, इफ द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स वर प्रोपोर्शनल टू 1/r and not as 1/r², where capital R is the distance between them, then a particle in a circular path would have its orbital speed v proportional to। देखो क्या गिवन है, वैसे तो फोर्स ऑफ लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहता है कि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। तो क्वेश्चन में ये गिवन है कि यदि फोर्स r² के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होने की बजाय केवल r के प्रोपोर्शनल होता, तब सर्कुलर पाथ में पार्टिकल का ऑर्बिटल स्पीड क्या बनेगा, ये पूछा गया है। तो देखिए, यदि f r के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो f इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r, तो हम लिख पाएंगे f इक्वल्स टू एक कांस्टेंट आ जाएगा, मान ले कि k, तो f इक्वल्स टू k अपॉन r। ठीक, इक्वेशन 1 क्लियर है। और क्योंकि ये सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो सेंट्रीपिटल फोर्स यही बन जाएगा, ये वाला फोर्स ही। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है mv² अपॉन कैपिटल R रेडियस, ओके, इज इक्वल टू ये वाला फोर्स k अपॉन R। R से R कैंसिल हो गया, तो v² इक्वल टू k अपॉन m। आप देख सकते हैं v इज इंडिपेंडेंट ऑफ R, इंडिपेंडेंट ऑफ R। R का कोई भी कंपोनेंट ही नहीं है यहां पर, इसका मतलब वी आर पर डिपेंड नहीं करती, वी आर पर डिपेंड नहीं करती, इसका मतलब है r के पावर 0 के प्रोपोर्शनल होगी, क्योंकि 1 है फिर यहां पर। तो ये वाला ऑप्शन रहेगा बी ऑप्शन, r नॉट, r रेज़ टू पावर 0, नॉट। चल अगला प्रश्न देख, क्या गिवन है, रीड करते हैं क्वेश्चन को। गिवन है, इफ द मास ऑफ सन वर 10 टाइम्स स्मॉलर and the universal gravitational constant were 10 times larger in magnitude, which of the following is not correct। देखो क्या बोल रहा है कि सन का जो मास है, सन का मास वो क्या कर दिया हमने, सन का मास नहीं, 1 सेकेंड, मास ऑफ द सन, सही है मास ऑफ द सन क्या हो गया, 10 टाइम्स स्मॉलर हो गया, यानी ms डैश इज इक्वल टू ms डिवाइड बाय 10। मास ऑफ सन 10 टाइम से कम हो गया, चल ठीक है। और g जो है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g डैश, वो 10 टाइम लार्ज हो गया, 10g बन गया। हमसे पूछा है कि ये जो ऑप्शंस हैं इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा नहीं है इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन है, ये पूछा गया है। तो देखो, सन के मास से अर्थ पर मूव करने वाले ऑब्जेक्ट पर फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, तो केवल g का यहां पर इफेक्ट दिखाई देगा। और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है हमारे पास gm अपॉन r²। तो यहां से आप देख सकते हैं g डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल G। तो यदि कैपिटल G लार्ज होगा, कैपिटल G लार्ज होगा, तो इसका ये मतलब है कि स्मॉल g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी क्या हो जाएगा, लार्ज हो जाएगा। बस हमें ये देखना है कि इससे कौन मैच करता है और कौन सा नहीं। तो फर्स्ट ऑप्शन में गिवन है रेन ड्रॉप्स विल फॉल फास्टर, तो ऑब्वियस सी बात है क्योंकि g बढ़ गया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंक्रीज हो गया है, इसलिए रेन ड्रॉप ज्यादा तेजी से नीचे गिरेंगे, उनका टर्मिनल स्पीड भी इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि टर्मिनल स्पीड g के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ऑब्वियस सी बात है कैपिटल G बढ़ाने पर स्मॉल g लार्ज हो गया है, उसकी वजह से रेन ड्रॉप जल्दी आएंगी, तो ये तो करेक्ट स्टेटमेंट हो गया। ठीक, चल
पर हमें इनकरेक्ट छांटना है, नॉट करेक्ट वाला सेलेक्ट करना है इसमें से। चलो ठीक है। वॉकिंग ऑन द ग्राउंड वुड बिकम मोर डिफिकल्ट। तो देखिए यदि वेट बढ़ जाएगा तो मस्कुलर एनर्जी ज्यादा कंज्यूम होगी, इसका मतलब चलना और मुश्किल हो जाएगा। तो वेट बढ़ने पर वॉकिंग डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि ज्यादा मस्कुलर एनर्जी कंज्यूम होती है। तो ये वाला स्टेटमेंट भी ठीक है क्योंकि जी बढ़ने पर वेट इंक्रीज हो जाता है। सी ऑप्शन है टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम ऑन द अर्थ वुड डिक्रीज। तो देखिए टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 पाई अंडर L बाई जी, और आप देख सकते हैं टाइम पीरियड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट जी। तो यदि जी इंक्रीज होगा तो टाइम पीरियड डिक्रीज हो जाएगा, जो कि ये सही स्टेटमेंट है, यही होता भी है। और लास्ट स्टेटमेंट है जी ऑन द अर्थ विल नॉट चेंज। तो यहाँ तो साफ साफ हमने कहा ना कि कैपिटल जी चेंज हो गया तो फिर स्मॉल जी चेंज हो गया, जबकि डी ऑप्शन में कहा है कि स्मॉल जी चेंज नहीं होगा। तो यही स्टेटमेंट गलत है और इसी को हमें सेलेक्ट करना है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया था। क्लियर है? चलो अगला प्रश्न देखो बेटा। देखो क्या गिवन है। A spherical planet has a mass mp and diameter dp. A particle of mass small m falling freely near the surface of this planet will experience an acceleration due to gravity equals to। तो देख एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला होता है g कैपिटल M अपॉन रेडियस स्क्वायर, ठीक है, नियर द सरफेस। चल अब इसने बोला है कि मास mp है, तो ठीक है g इज इक्वल टू जी और मास की जगह mp बाय, और रेडियस जो है वो रेडियस नहीं गिवन है, dp गिवन है, डायमीटर। तो रेडियस होगा डायमीटर का हाफ, तो dp स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4 ऊपर चला जाएगा, ये वाली वैल्यू हो गई। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, स्मॉल डी। ठीक है, चलिए आई थिंक आप समझ गए होंगे, ये तो बच्चों वाली बात थी। नेक्स्ट देखो बेटा, अगला प्रश्न क्या कहता है। कहता है कि इमेजिन अ न्यू प्लेनेट हैविंग द सेम डेंसिटी as that of Earth, but it is 3 times bigger than the Earth in size. If the acceleration due to gravity on the surface of Earth is small g and that on the surface of the new planet is g dash, then बोल रहा है कि अर्थ पर g का वैल्यू g है। अर्थ पर स्मॉल g का वैल्यू g है। दूसरे किसी प्लेनेट पर जिसके लिए हमें डेटा गिवन है उस प्लेनेट पर g का वैल्यू क्या होगा, ये पूछा गया है स्मॉल g के फॉर्म में। ठीक, तो देखिए हमारे पास जो फॉर्मूला है वो ये रहेगा, स्मॉल g इज इक्वल टू कैपिटल जी m अपॉन रेडियस स्क्वायर। चल ठीक है, इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। अच्छा, और इसने जो अर्थ के लिए मैं लिखूंगा तो अर्थ के लिए लिख लेता हूं g इज इक्वल टू जी कैपिटल m अपॉन आर स्क्वायर, ये अर्थ के लिए ही है। चल ये इक्वेशन 2। चल ठीक है, ओके। अब आगे जो प्लेनेट दूसरा दिया है वहां पर g का वैल्यू तो मैं g डैश लिख लेता हूं। g डैश किस प्लेनेट पर, जिसकी डेंसिटी तो सेम है लेकिन साइज अर्थ से 3 गुना ज्यादा है। तो यहां पर हम लिखेंगे g मास, क्योंकि डेंसिटी सेम है पर मास सेम है ऐसा नहीं बोला है, तो मास चेंज होगा, तो m डैश लिख लेता हूं। भाई रेडियस क्या है, 3 टाइम्स ज्यादा है, तो 3r लिख लेता हूं उसका स्क्वायर, तो हो जाएगा जी एम डैश बाय 9r स्क्वायर। चल ठीक है, इक्वेशन 3। अब यहाँ m डैश निकालना पड़ेगा, तो एक क्योंकि डेंसिटी सेम है, डेंसिटी एट अर्थ, डेंसिटी ऑफ अर्थ इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ द प्लेनेट। डेंसिटी का फॉर्मूला होगा मास अपॉन, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, ये हो जाएगा बेटा मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू मास ऑफ द प्लेनेट m डैश डिवाइडेड बाय 4/3 पाई और आर पी स्क्वायर, ऐसा लिख लेता हूं, आर पी क्यूब नॉट स्क्वायर। तो 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल हो गया, तो यहां से m डैश हमारे पास आ जाएगा m इंटू आर पी क्यूब डिवाइडेड बाय आर क्यूब। तो m डैश यहां से आ जाएगा m, rp क्या है 3r है, और 3r का जो क्यूब करूंगा तो ये बनेगा कितना, 3 3 जा 9 3 जा 27 r क्यूब डिवाइडेड बाय r क्यूब। तो r क्यूब से r क्यूब कैंसिल हो गया, m डैश की वैल्यू आ गई 27 m डैश की वैल्यू क्या आ गई 27 m। तो हम यहाँ पर इक्वेशन 3 में यूज कर लेंगे, तो g डैश आ जाएगा 27 जी एम अपॉन 9r
स्क्वायर, 9 से 27 को कट करेंगे, ये 3g आ जाएगा हमारे पास। आंसर क्या आ जाएगा? g डैश इज इक्वल टू 3g। आई होप कि आपने ये समझ लिया है, आपको ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। ओके संदीप जी, चलो अगला प्रश्न देखेंगे। कॉफी फेमस हो। नेक्स्ट देखो अगला सवाल क्या कहता है। सवाल ये है, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ हाइट 1 किलोमीटर अबव द अर्थ इज द सेम एज दैट एज एट अ डेप्थ डी बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ, देन बोल। देखो गिवन क्या है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में गिवन है कि अर्थ सरफेस से 1 किलोमीटर हाइट पर जी का जो वैल्यू है, अर्थ सरफेस से डी डेप्थ पर जाने पर जी का वैल्यू सेम है। क्लियर है? तो हमसे ये पूछा है कि वो डेप्थ की वैल्यू क्या होगी। तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि 1 किलोमीटर है तो 1 किलोमीटर हाइट यानी कि अर्थ के रेडियस के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल है। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं हाइट के लिए, वो ध्यान रखना। जी एच इज इक्वल टू हम लिखते हैं जी इंटू 1 माइनस 2h अपॉन आर, ये इक्वेशन हम यूज करेंगे। क्लियर है? और डेप्थ के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है जी डी इज इक्वल टू जी इंटू 1 माइनस डी अपॉन आर, दिस इज इक्वेशन 2। अब क्योंकि बोल रहा है कि जी का वैल्यू दोनों जगह पर इक्वल है, तो हम इसको इक्वेट कर देते हैं। तो यहां से g इंटू 1 माइनस 2h अपॉन आर इज इक्वल टू g इंटू 1 माइनस डी अपॉन आर, जी से जी कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से आ गया 2h अपॉन आर इज इक्वल टू डी अपॉन आर, आर से आर कट गया तो d इक्वल टू आ जाएगा 2h, या d इक्वल टू 2h की वैल्यू 1 है तो 2 किलोमीटर आ जाएगा हमारे पास, 2 किलोमीटर। डेप्थ कितना होगा? 2 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखो। अगला सवाल क्या कहता है? कहता है कि एट व्हाट हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी आर माइनस 5.4 इंटू 10 टू द पावर 7 जूल पर केजी एंड 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रेस्पेक्टिवली, टेक द रेडियस ऑफ अर्थ एज 6400 किलोमीटर। तो देख, किसी हाइट पर स्मॉल जी और पोटेंशियल का वैल्यू गिवन है। ठीक है, स्मॉल जी और पोटेंशियल का वैल्यू गिवन है और हमसे ये पूछा है कि वो हाइट क्या होगी। ठीक, तो देखिए किसी हाइट पर पोटेंशियल का जो इक्वेशन हम लिखते हैं वो होता है माइनस जी एम अपॉन आर प्लस एच, और हाइट पर स्मॉल जी का जो वैल्यू हम लिखेंगे वो रहेगा माइनस जी एम अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। ये माइनस नहीं होता, जी में प्लस ही साइन हम यूज करेंगे बेटा। ठीक है, तो ये जी हो गया, ये 1, ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। अब वैल्यू गिवन है v का और g का, वो लिख लेंगे। ठीक है ना, वो लिख लेंगे। और सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग? रेशियो ले लेंगे। तो रेशियो लेते हैं, v का वैल्यू रखता हूं, कितना है? माइनस 5.4 इंटू 10⁻7 डिवाइड बाय स्मॉल जी का वैल्यू क्या है? 6 इज इक्वल टू जीएम अपॉन आर प्लस एच डिवाइडेड बाय नेगेटिव साइन के साथ डिवाइड बाय जीएम अपॉन आर प्लस एच होल स्क्वायर। जो कटता है उसे काट देंगे, माइनस से माइनस भी कैंसिल हो गया, 6 से 5.4 को कट करेंगे 0.9 आएगा, और ये आर प्लस एच से एक पावर भी हट जाएगी, ये ऊपर चला जाएगा तो ये आ गया 9 इंटू 10 टू द पावर 6 इज इक्वल टू आर प्लस एच। ये हमारे पास आ गया इक्वेशन। अब इसमें से आर की वैल्यू हमें नोन है, इसको मैं किलोमीटर में कन्वर्ट करके लिख लेता हूं। तो देख, मैं इसको लिख सकता हूं 900 किलोमीटर, 900 किलोमीटर। क्लियर है? क्लियर है ना? और इज इक्वल टू आर की वैल्यू कितनी है? 6400 और प्लस एच, तो एच आ जाएगा कितना? 900 माइनस 6400। थोड़ा सा यहां पर कुछ गलत हो गया कैलकुलेशन तो देखिए
ओके ओके 900 नहीं बेटा, 9000 किलोमीटर, 9000 किलोमीटर, ठीक है 9000 है। तो माइनस करेंगे, 2020 कट गए, तो यहां से आ जाएगा 26 किलोमीटर, ठीक है ना। कितना आंसर आएगा? 26 किलोमीटर। 9000 में से 6400 माइनस करेंगे तो 2600 बचेंगे, तो 2600 आंसर आ जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट होगा बेटा, सी ऑप्शन, ठीक है। चल अगला सवाल देख क्या कहता है प्रश्न के अंदर। गिवन है infinite number of bodies each of mass 2 kg are situated on x axis at distance 1 meter, 2 meter, 4 meter, 8 meter respectively from the origin. The resulting gravitational potential due to this system at the origin will be। देखिएगा क्या सिचुएशन है। ये x एक्सिस है, देख इस तरह से, ठीक है। और चल ठीक है, ये मान ले अपना ओरिजिन है, ओरिजिन से 1 मीटर डिस्टेंस पर कोई मास प्लेस्ड है, फिर 2 मीटर डिस्टेंस पर फिर कोई मास प्लेस्ड है, फिर 4 मीटर डिस्टेंस पर फिर कोई मास प्लेस्ड है। इस तरह से मास से यहां पर लोकेट कर रहे हैं, ठीक। और उनकी वैल्यू क्या है मासेस की? 2 kg ईच, 2 kg ईच, 2 kg ईच। 1 मीटर, 2 मीटर, ठीक है, इस तरह से 4 मीटर एंड सो ऑन। इस तरह से बहुत सारे मासेस, इनफाइनाइट नंबर ऑफ बॉडीज प्लेस्ड है, ठीक। हमसे पूछा है ओरिजिन पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है माइनस जी और m अपॉन आर। ये किसी एक पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए या किसी एक ऑब्जेक्ट के लिए पोटेंशियल का वैल्यू है, ठीक है। यहां पर n नंबर मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ बॉडीज प्लेस्ड है, तो उन सब का पोटेंशियल निकालेंगे, उसे ऐड कर देंगे। तो इन एक्चुअल जो हमारे पास इक्वेशन बन के आएगा वो ऐसा आएगा, v इज इक्वल टू माइनस जी। m भी क्योंकि सेम ही है तो m को भी मैं आउटसाइड निकाल लेता हूं। हमारे पास बचेगा 1 अपॉन r का वैल्यू 1 लेंगे फर्स्ट, जब फर्स्ट 2 kg को लेता हूं तो, प्लस सेकेंड को लेता हूं तो 1 अपॉन 2 लिखेंगे, थर्ड को लेंगे तो 1 अपॉन 4 प्लस एंड सो ऑन। इस तरह से चलता चला जाएगा। आप देखेंगे कि यहां पर जो ये ब्रैकेट के अंदर जो सीरीज आपको दिखाई दे रही है क्या है? जीपी है। जीपी मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ओके। और इसका जो सम होता है, जीपी का जो सम है वो क्या आएगा यहाँ पर? a अपॉन 1 माइनस आर, a अपॉन 1 माइनस आर। ए क्या होता है? फर्स्ट टर्म होती है। आर जो है वो क्या बोलते हैं इसको? मल्टीपल है, बेसिकली डिफरेंस मल्टीपल है, ऐसा मैं बोल सकता हूं। आप देखेंगे कि मेरी इस बात को, आर को इस तरह समझो कि 1 में 1/2 मल्टीप्लाई करा तो 1/2 मिला। अगला जो टर्म है 1/2 में 1/2 मल्टीप्लाई करा, अगला टर्म 1/4 आया। 1/4 में 1/2 मल्टीप्लाई करेंगे 1/8 आएगा। मतलब जो डिफरेंस मल्टीपल आप कह सकते हैं ना, वो क्या है? 1/2 है, ठीक है। मैथमेटिकल टर्म आप देख लेना, ओके। तो बस मुझे यहां पर जो ये सम है इसका वैल्यू a अपॉन 1 माइनस आर से निकाल लेना है। तो v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? माइनस जी, और m का वैल्यू क्या है? 2, और a का वैल्यू क्या है? 1 डिवाइड बाय 1 माइनस r की वैल्यू क्या है? 1/2। तो इसे सिंप्लीफाई करेंगे, 2 ऊपर चला जाएगा तो v की वैल्यू आ जाएगी -4g। v का वैल्यू क्या आएगा? -4g। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। एक अच्छा प्रश्न है, यू नो, जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यूज हो रही भाई। ठीक है भाई, चल अगला प्रश्न देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है वो देखेंगे हम लोग। गिवन है, अ बॉडी ऑफ मास m इज टेकन फ्रॉम द अर्थ सरफेस टू द हाइट इक्वल टू ट्वाइस द रेडियस ऑफ द अर्थ। द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी विल बी। देख क्या गिवन है कि ये अर्थ सरफेस है, मान ले ये क्या है? अर्थ सरफेस है। देख ऐसे चल, और अर्थ का जो मास है मान ले कैपिटल M है, और रेडियस अर्थ की है कैपिटल R। और अर्थ सरफेस से स्मॉल m मास को क्या करा गया है? मूव कराया गया। स्मॉल m मास को अर्थ सरफेस से मूव कराया गया। कहां पर ले जाया गया? उस हाइट पर जो अर्थ के रेडियस का डबल है। तो मान लो हाइट कितना चेंज कर दिया अभी? 2r के बराबर कर दिया हाइट, ठीक है। कितना कर दिया? 2r के बराबर, ठीक है।
हमसे पूछा है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा। तो याद रखिएगा आप लोग कि जैसे जैसे हाइट इंक्रीज होती है वैसे वैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो हाइट पर जो पोटेंशियल एनर्जी है उसमें से सरफेस पर जो एनर्जी है उसको माइनस करना होता है, तब अपने को चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगा। तो मैं लिखूंगा माइनस, अच्छा दो ऑब्जेक्ट्स के लिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस Gm1m2 अपॉन आर। तो मैं लिखूंगा माइनस जी, एक ऑब्जेक्ट है मास अर्थ का और दूसरा ऑब्जेक्ट है जो स्मॉल एम, जो बॉडी गिवन है स्मॉल एम, जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन सरफेस पर लिखेंगे तो स्मॉल आर और हाइट पर लिखेंगे तो आर प्लस एच होता है नीचे, तो आर प्लस 2r, तो ये हो जाएगा 3r। आई होप आप मेरी बात समझ गए होंगे। प्लस ओके प्लस चेंज निकाल रहे ना बेटा, प्लस नहीं लेना है, प्लस नहीं लेना, प्लस माइनस लेंगे, चेंज निकाल रहे हैं तो माइनस लेंगे और माइनस सरफेस पर एनर्जी Gm स्मॉल m अपॉन आर। तो आप देखिए डेल्टा यू क्या आ जाएगा, यहां से ये आएगा, देख माइनस माइनस ये प्लस हो गया, G कैपिटल M स्मॉल m बाहर आ जाएगा, 1 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन 3r। सॉल्व करोगे 1 में से 1/3 माइनस होगा तो ऑब्वियस सी बात है 2/3 बचेगा। तो डेल्टा यू इक्वल टू लिख सकते हैं 2/3 G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन आर, और कैपिटल GM की जगह मैं लिख सकता हूं क्या, वो लिखा जा सकता है 2/3 और मैं यहां पर कैपिटल GM की जगह लिखूंगा GR² M अपॉन आर। तो है ही, आर से आर कट जाएगा तो डेल्टा यू क्या आ गया आपके पास 2/3 mgr। चेंज इन एनर्जी क्या आया 2/3 mgr। तो ये था अपना चेंज इन एनर्जी। ठीक है, अगला प्रश्न देखो बेटा, देखो क्या गिवन है। A particle of mass capital M is situated at the center of a spherical shell of same mass and radius a. The magnitude of gravitational potential at a point situated at a/2 distance from the center will be देखो ऐसा बोल रहा है कि एक शेल है, ठीक है, स्फेरिकल शेल, उसका खुद का मास है कैपिटल M, शेल का मास क्या है कैपिटल M, और शेल की रेडियस क्या है स्मॉल a। और अब ये बोल रहा है कि शेल के सेंटर पर कैपिटल M मास और प्लेस कर देते हैं, ठीक। और इसने पूछा है कि a/2 डिस्टेंस पर, सेंटर से a/2 डिस्टेंस पर पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा। तो अब ध्यान से सुनिएगा, यहां पर इधर पोटेंशियल एक तो शेल की वजह से होगा और प्लस एक जो मास मैंने रखा हुआ है सेंटर पर उसकी वजह से होगा। तो टोटल पोटेंशियल मैं लिखूंगा ना बेटा, तो शेल की वजह से होता है, जो सरफेस पर होता है वही उसके अंदर होता है हर एक पॉइंट पर। तो a/2 डिस्टेंस सेंटर से, इसका मतलब इनसाइड है, तो मैं लिखूंगा शेल की वजह से तो Gm अपॉन सरफेस पर होता है Gm/a, तो वही अंदर भी होगा, तो Gm/a, ये तो शेल की वजह से हो गया। वैसे नेगेटिव साइन भी आता है लेकिन आंसर में कहीं नेगेटिव साइन नहीं है तो अवॉइड करेंगे हम लोग। प्लस मास की वजह से लिखेंगे तो G मास और डिस्टेंस ऑफ द मास फ्रॉम द पॉइंट, तो वो क्या है a/2 है, 2 ऊपर चला जाएगा तो 2Gm और 1Gm करके ये 3Gm हो जाएगा, 3Gm अपॉन a। ये हमारा आंसर हो गया 3Gm अपॉन a। ठीक है, पोटेंशियल का वैल्यू क्या है अपने पास 3Gm अपॉन a। तो बच्चों ये था आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो अगला क्या गिवन है बेटा, द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द अर्थ सरफेस इज v। ठीक है, चल, एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द सरफेस ऑफ अनदर प्लेनेट हैविंग अ रेडियस 4 times दैट ऑफ अर्थ एंड सेम मास डेंसिटी इज। तो देख कि एस्केप वेलोसिटी का वैल्यू क्या होता है अर्थ सरफेस से 2Gm अपॉन r। ठीक, इक्वेशन 1। अब ये बोल रहा है उस प्लेनेट पर जिसका रेडियस अर्थ से 4 गुना ज्यादा है, तो दूसरे किसी प्लेनेट पर रेडियस जो कि 4 गुना ज्यादा है, तो G मास भी चेंज हो जाएगा वहां पर और रेडियस है 4r। चल ठीक है, मास हम कैसे निकाल सकते हैं, वो निकाला जा सकता है क्योंकि मास डेंसिटी क्या है सेम है, मास डेंसिटी सेम है, मतलब मास ऑफ अर्थ टू
वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, ये अर्थ के लिए हो गया डेंसिटी, और इसी तरह से प्लेनेट के लिए लिखेंगे mp बाय 4/3 और पाई पाई आर, और प्लेनेट का जो रेडियस है वो अर्थ के रेडियस का कितना टाइम्स है, अर्थ के रेडियस का 4 टाइम्स है, तो 4r क्यूब। क्लियर है? चल तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां से आ जाएगा, देख क्या यहां से mp का जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, देख mp इज इक्वल टू 64 mr क्यूब, 64 mr क्यूब। ठीक है, 64 mr क्यूब। चल ठीक, और ये mp का वैल्यू हम वहां पर प्लेस कर देंगे, तो vp इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 2g इंटू 64 mr क्यूब डिवाइडेड बाय 4r। ठीक, तो यहां से 4r क्यूब, 1 सेकेंड, देख r क्यूब से r क्यूब तो कैंसिल ही हो गया था ना बेटा, तो r क्यूब नहीं लिखना है, यहाँ पे r क्यूब नहीं लिखना है। ठीक है, चल तो vp का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहां से vp आएगा, देखो vp इज इक्वल टू, कट कर लेते हैं, 2 ये कट हो गया 32, तो ये आ गया 32, या फिर हम इस तरह से लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ 16 इंटू 2gm अपॉन r, ऐसा लिखा जा सकता है। आई होप आप ये बात समझ गए होंगे। 32 ऊपर आएगा ना, 32 को 16 इंटू अंडर 2gm अपॉन r लिख सकते हैं। ओके, और ये जो रूट 2gm अपॉन r है ये एस्केप वेलोसिटी ऑन अर्थ सरफेस है, और 16 का रूट हो जाएगा 4, तो ये vp आ जाएगा 4v। vp का वैल्यू क्या है आपके पास, 4v आया बेटा, और 4v करेक्ट आंसर है। आप देख सकते हैं ए ऑप्शन सही है। ए ऑप्शन सही है बेटा। चल अगला सवाल देखो गिवन है, a particle of mass small m is projected with a velocity v is equals to kve, where k is less than 1 from the surface of the earth. Maximum height above the surface reached by the particle is। तो देखिए यहां पर वेलोसिटी क्या गिवन है, kve गिवन है, v एस्केप वेलोसिटी है। तो देख k का वैल्यू लेस देन 1 है, यानी कि जो पार्टिकल को वेलोसिटी दी गई है वो वेलोसिटी एस्केप वेलोसिटी से कम है, और एस्केप वेलोसिटी से कम वेलोसिटी से थ्रो करते हैं तो पार्टिकल अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को क्रॉस नहीं करता, बल्कि किसी हाइट पर जाकर वापस रिटर्न होता है। ठीक है, तो चल अब हमसे यही पूछा है कि वो कितनी हाइट तक जाएगा एक्चुअली। ओके, चलो उस बात को हम यहां पर यूज करेंगे और हाइट निकालते हैं। क्या तरीका है जिससे आप निकाल सकते हो, देखे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम यूज करेंगे। अर्थ सरफेस पर एनर्जी, टोटल एनर्जी, और उस हाइट पर जहां तक वो जा रहा है उस पर टोटल एनर्जी। तो देख मान ले कि अर्थ सरफेस पर मैं लिखूंगा एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी एट अर्थ सरफेस k1 प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट अर्थ सरफेस u1 इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी एट h हाइट प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट h हाइट। k1 कितना, मान लो 1/2 मास है m, एस्केप मतलब वेलोसिटी है kve स्क्वायर, तो k स्क्वायर ve स्क्वायर प्लस u1, अर्थ सरफेस पर है तो हम लिखेंगे माइनस g मास ऑफ अर्थ स्मॉल m अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ। ये अर्थ सरफेस पर k और u लिखा बेटा मैंने, आई होप आप ये समझ गए होंगे। इज इक्वल टू मैक्सिमम हाइट पर काइनेटिक एनर्जी 0 और पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा माइनस जी कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r प्लस h। क्लियर है? अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आप देखेंगे कि m से m कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और इसको सिंप्लीफाई फर्दर करते हैं तो ये आएगा, देखना k स्क्वायर ve स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल्स टू gm अपॉन r एंड माइनस gm अपॉन r प्लस h। ठीक है, अब देखो एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट 2gm अपॉन r, तो वो वाली वैल्यू भी यहां पे प्लेस कर लेंगे। अभी के लिए मैं यहां पर जो ये लिखा हुआ है, चल कोई बात नहीं, इसे रहने देते हैं, मैं इसको श्रिंक कर लेता हूं और साइड में लिख लूंगा इसको। ठीक, ये लो जी, यहां से मैंने हटाया इसको, इधर मैंने चिपकाया। चल ठीक है दिखाई भी नहीं दे रहा होगा, दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा।
इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं ताकि आपको विजिबल रहे। ठीक है, ये लो। अब देखो, ये और था आर प्लस एच और था बेटा, आर प्लस एच और था यहां पर, हाँ आर प्लस एच। चलो ठीक है, अब देखो फर्दर मैं लिखूंगा के स्क्वायर बाय 2 और एस्केप वेलोसिटी के लिए लिखा जाएगा 2gm अपॉन आर इज इक्वल्स टू, gm बाहर आ जाएगा और यहां पर हम लिखेंगे gm इंटू आर, एलसीएम लेंगे तो आर प्लस एच माइनस आर, आर आर कट जाएगा तो ये आएगा एच अपॉन आर इंटू आर प्लस एच। ठीक है, जीएम से जीएम कैंसिल हो जाएगा तो यहां से आ जाएगा 2 से 2 भी कट गया तो के स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू एच अपॉन आर इंटू आर प्लस एच। ठीक है, हमसे यहां पे एच की वैल्यू पता लगानी है तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और जब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो आपको यहां से एच का वैल्यू मिल जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली जो आंसर है ना वो सी ऑप्शन रहेगा। एक बार आप लोग जरूर से चेक करके देखना बेटा, जरूर से चेक करके देखना। ठीक है, चलो थोड़ा टाइम बचा रहा हूं इसलिए कैलकुलेशन अवॉइड कर रहा हूं, अदरवाइज ये कर भी सकते हैं, इतना कठिन भी नहीं है ना। ओके चलो अगला सवाल देखो, एक बढ़िया बढ़िया प्रश्न है बेटा ये। अ ब्लैक होल is an object whose gravitational field is so strong that even light cannot escape, even light cannot escape from it. To what approximate radius would earth have to be compressed to be a black hole? तो देख क्या क्या बोल रहा है कि लाइट भी पास नहीं करनी चाहिए। तो देख यहां पर अपने को क्या करना है, यहां अपने को क्या करना है, थोड़ा दूर है ना, इतना करीब आने के बाद भी मैं दिखाई नहीं दे रहा हूं। खैर, तो क्योंकि लाइट भी क्रॉस नहीं कर पा रही, इसका मतलब है कि जो एस्केप वेलोसिटी है वो लाइट के स्पीड के बराबर है, जिसकी वजह से लाइट भी क्रॉस नहीं कर पा रही है। तो हम लिखेंगे c इज इक्वल टू, हम लिखेंगे एस्केप वेलोसिटी v इज इक्वल टू c। तो एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, √2gm अपॉन r इज इक्वल टू c। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो gm इज इक्वल टू r c स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, तो यहां से m की वैल्यू पूछी गई है, r, एक मिनट, r की वैल्यू पूछी गई है तो यहां पर हम लिख लेंगे ये 2 और r इज इक्वल टू c स्क्वायर अपॉन 2gm। यहां से r इक्वल टू c का वैल्यू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 तो ये हो जाएगा 9 इंटू 10 टू द पावर 16 डिवाइड बाय 2 इंटू 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11। मास गिवन है कितना है 5.98 इंटू 10 टू द पावर 24। सिंप्लीफाई करेंगे रेडियस आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखो बेटा। एक सेकंड में टाइमिंग देख लेता हूं कहीं लिमिट से क्रॉस ना हो जाए। 58 और टाइम हो गया 2 o'clock। चलो करते हैं अगला क्वेश्चन करते हैं। एक तो अ पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल m इज केप्ट एट रेस्ट एट अ हाइट 3r फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ वेयर r इज रेडियस ऑफ अर्थ, m इज मास ऑफ द अर्थ, द मिनिमम स्पीड विद विच इट शुड बी प्रोजेक्टेड सो दैट इट डज नॉट रिटर्न्स बैक। तो देख मतलब यहां पर क्या गिवन है, हमसे बोल रहा है कि एक पार्टिकल है जिसका मास है m और ये रेस्ट पे था कितनी हाइट पर, 3r हाइट पर फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है, द मिनिमम स्पीड विद विच इट शुड बी प्रोजेक्टेड, यानी एस्केप वेलोसिटी की बात हो रही है, सो दैट इट डज नॉट रिटर्न बैक। ओके, g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। तो देख एस्केप वेलोसिटी का हमारे पास जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला है v इज इक्वल टू √2gm अपॉन r, यदि h हाइट है तो r प्लस h हम लिख लेते हैं। तो v इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा 2, gm की जगह मैं लिख लेता हूं स्मॉल g r स्क्वायर और h की जगह कितना, हाइट कितनी बोला है 3r, तो 3r एंड r ये कितना हो जाएगा 4r। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा 2 से 4 को कट करेंगे 2 और r से एक r कट जाएगा तो ve का वैल्यू क्या आ जाएगा √gr।
ठीक है, अंडर रूट जी आर, और अंडर रूट जी आर को आप वापस से उसी फॉर्म में लिखते हैं तो ये बन जाएगा GM अपॉन आर और उसका रूट। तो ये जो ये वाला आंसर है डी ऑप्शन, ये करेक्ट होना चाहिए बेटा, डी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। आप भी एक बार चेक कर लेना, ठीक है। चलो अगला प्रश्न देखते हैं बेटा। अब देखो, विद व्हाट वेलोसिटी शुड अ पार्टिकल बी प्रोजेक्टेड सो दैट इट्स हाइट बिकम्स इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ। तो सिमिलर क्वेश्चन हमने किया है, अपन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम यूज करेंगे, ठीक। आप स्क्रीनशॉट लो इसका, खुद से करके ट्राई करना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यहाँ पे यूज करना है, स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा। चल, द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम अर्थ इज दिस if the body is be projected in a direction making an angle of 45 degree to the vertical। ध्यान रखना कि जो एस्केप वेलोसिटी है वो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पर डिपेंड नहीं करती है, तो एस्केप वेलोसिटी तो सेम ही रहेगा, तो बी ऑप्शन यहां पर तो करेक्ट आ जाएगा। ये पूछा है कि एंगल पर प्रोजेक्ट करे तो क्या फर्क पड़ेगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बी ऑप्शन करेक्ट होगा बेटा, तो यहां पर बी ऑप्शन सही है। चल ठीक है, नेक्स्ट क्या है। अब प्लेनेटरी मोशन से रिलेटेड क्वेश्चन है बेटा, प्लेनेटरी मोशन से रिलेटेड, प्लेनेटरी नहीं, नॉट सैटेलाइट मोशन से रिलेटेड क्वेश्चंस है, प्लेनेटरी तो पहले ही हो चुके ना। चल, द टाइम पीरियड ऑफ अ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इज 24 आवर एट अ हाइट 6 RE फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ। द टाइम पीरियड ऑफ अनदर सैटेलाइट इज 2.5 hour फ्रॉम द सरफेस विल बी। द टाइम पीरियड गिवन है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का, T1 गिवन है कितना है 24 आवर। चल ठीक है, और एट अ हाइट 6 hour, H गिवन है कितना है 6 hour, RE मतलब अर्थ का रेडियस है। द टाइम पीरियड ऑफ अनदर सैटेलाइट हुज हाइट इज दिस। तो दूसरे सैटेलाइट की हाइट क्या है 2.5 hour है, ठीक। और हमसे पूछा है कि दूसरे प्लेनेट के लिए टाइम पीरियड की वैल्यू क्या होगी। तो देखो, टाइम पीरियड वाला फॉर्मूला हम यहाँ पर डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। आप इस तरह से लिखेंगे, स्मॉल r इज इक्वल टू R प्लस H, ठीक है, और T स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R क्यूब। बस यही कंसेप्ट आप यूज करके इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए, अब देखो वैसे तो लगभग 5 to 10 क्वेश्चन अभी बचे हुए हैं, लेकिन क्योंकि टाइमलाइन जो ना क्रॉस हो रही है, टाइम लिमिट जो क्रॉस हो रही है, इसलिए अपन इसको यहीं पर ही एंड करेंगे। मैं ये आशा करता हूं कि आप यहां तक हैं तो आपने बहुत सारी नई चीजें सीखी होंगी और आपको नए नए क्वेश्चंस का पता चला होगा, ठीक। जो क्वेश्चंस आप शायद खुद से घर पे बैठकर नहीं करते, आप इस वीडियो के जरिए उन सारे क्वेश्चंस के थ्रू गुजर चुके हैं और आपको वो क्वेश्चन याद भी हो गए होंगे। ऐसे क्वेश्चंस यदि आपके सामने आए तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप आराम से इनको हिट कर सकते हैं और आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। यदि आप यहां तक बने हुए हैं, इसके लिए इसका यह मतलब है कि आप सिंसियर कैंडिडेट हैं और आप अच्छे से तैयारी करें। वेरी गुड, कीप इट अप, बने रहिए CL एकेडमी के साथ। CL एकेडमी आपको लगातार इसी प्रकार का कंटेंट प्रोवाइड करती रहेगी और इसी तरह से आपको बाकी चैप्टर्स के भी PYQs मिल जाएंगे। नॉट ओनली नीट PYQs, आपको JEE मेंस PYQs, फर्दर आपको आगे देखेंगे आप JEE एडवांस के PYQs भी आपको इसी तरह से मिलते रहेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, बने रहिए लगातार, और यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक या शेयर जरूर आप करें। लाइक करें ना करें, लेकिन शेयर जरूर करें, ताकि जो डिजर्विंग कैंडिडेट है या जो जिसको चाहिए, नीडी कैंडिडेट है, उस तक पहुंचे, ठीक है। थैंक यू।